एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2009 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशंस। क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो पेपर है वो ऑफलाइन मोड पे होने वाला है, तो ऑफलाइन पेपर में से आने के बहुत सारे चांसेस भी है। ओके, ऑनलाइन पेपर तो आपको सॉल्व करना ही है, बट इसके साथ साथ आपको ऑफलाइन पेपर भी एक बार देख के ज़रूर जाना है, क्योंकि पेपर जो है वो ऑफलाइन ही आने वाला है। और एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन पेपर, ऑफलाइन पेपर जो है वो काफ़ी इजी होता है। तो इसमें मैंने आपको 30-40 तक क्वेश्चन जो है वो करवा दिए थे, 50 तक टोटल मैंने क्वेश्चन इसमें करवा दिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 51 से क्वेश्चन स्टार्ट करना। ओके, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसके बाद मैं लेके आऊँगी सोशल साइंस का पूरा मैराथन वाला सेक्शन, जो कि पूरा ऑफलाइन एग्ज़ाम का पूरा पेपर, मतलब 2016, 17, 18, 19 ये सारे पेपर्स जो है आपको एक ही जगह पे पूरा 2 घंटे की वीडियो रहेगी, उसमें आपको मिल जाएगा। ओके, क्योंकि मैराथन सेशंस करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 51 वाला, अंडर द महायाना बुद्धिज़्म, मतलब महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत कौन आता है। ओके, तो आपका जो आंसर है ये है, मूर्तियों के बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी, या फिर जो बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी, या फिर बुद्धिस्टों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था, या फिर मूर्तिकला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। तो 51 का आंसर जो है 2019 का ये है आपका सेकंड वन। ओके, 51 का आंसर क्या है, सेकंड वाला, मतलब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाने जाने लगी जब महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या हुआ। सो महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाएं बनाने जाने लगी। ओके, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 52 वाला क्वेश्चन, खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है। क्या सही है, ये 7th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री में से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो क्या सही है कि दिल्ली से बंगाल जैसे सिंदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। ओके, तो खलजी और तुगलक के टाइम पे कौन सी चीज़ों का संदर्भ सही लिखा गया है, तो सही जो संदर्भ है ये है कि दिल्ली से बंगाल जैसे प्रांतों का नियंत्रण करना जो था वो कठिन था। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53 वाला, जनजातीय लोगों के इतिहास के पूर्ण निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ये याद रखिएगा, गलत वाला क्वेश्चन। अभी तो गलत लिखा रहता है, बट जो अभी को जो लेटेस्ट जो पेपर्स है ना, उसमें लिखा रहता है कौन सा ऑप्शन बेस्ट है और कौन सा ऑप्शन जो है वो लीस्ट है, ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो 53 जो है आंसर जो है उसका आएगा, अधिकांश जो जनजातीय है ना समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। जितने भी जनजातीय समूह हैं उन्होंने क्या रखा है, लिखित में जानकारी रखी हुई है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला 54, 1857 का जो विद्रोह हुआ था अंग्रेज़ों के बीच और भारत के बीच में, तो अंग्रेज़ों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया। ओके, किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने अपना जो पावर है उसको वापस से भारत पर नियंत्रण किया, किस प्रकार से किया। तो 54 का जो आंसर होगा आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार जो है ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी पावर थी ना, वो किसको दे दी गई थी, ब्रिटिशर्स को दे दी गई थी, ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया गया था, ताकि ज़्यादातर जो मामले हैं उसको अच्छे से सुलझाया जा सके। ओके, क्योंकि फिर अगर जो भी मामले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाते तो फिर वो क्या करते हैं, पार्शलिटी करते हैं। ठीक है, या सो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 वाला, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। ओके, विशेषता नहीं है ये आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं है, वो आपको बताना है। सो मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव करना, रिप्रेजेंटेटिव चूजन थ्रू इलेक्शंस, ये इसका पार्ट नहीं है। ओके, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं चूजन थ्रू इलेक्शन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। सो
ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। ठीक है। 56 की अगर हम बात करें कि भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है, बहुत ही ईजी है ये तो। जो आप पेपर 1 का एग्ज़ाम देते हैं ना, पेपर 1 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। तो छोटा तिब्बत जो है लद्दाख को कहा जाता है। वेरी इजी आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57 वाला। भारत में अपील प्रणाली मीन्स कि अपील सिस्टम या पौनवार्दिक प्रणाली किसे कहते हैं? अपील सिस्टम किसे कहा जाता है? ये बहुत ही इजी है। ओके, तो अपील सिस्टम किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 4 को कहा जाता है, प्रोविज़न फॉर अपील टू अ हायर कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट। तो अपील करने का मतलब क्या होता है? जब लोअर केस वाले उच्च ऊपर केस में जाते हैं और अपील करते हैं, उसे कहा जाता है अपील करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58 वाला। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है उसमें सही है। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58 वाला। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ पेनिनसुलर प्लेटो? पेनिनसुलर प्लेटो का फीचर नहीं है। ओके, तो यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है। यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी कृष्णा नदियाँ मौजूद है। तो इसका जो है सही नहीं है, ये है कि इस पठार पर पश्चिम की ओर से बहने वाली महानदी कृष्णा है। ओके, बहने वाली जो नदियाँ हैं वो महानदी और कृष्णा है। ये गलत है क्योंकि वो पठार से नहीं बहती है। ओके, पठार से नहीं बहती है, तो यही कथन जो है ये गलत है। बाकी अगर हम पेनिनसुलर प्लेटो की बात करें तो ये इसके बारे में सही है। उत्तर पश्चिम में अगर आप देखो तो अरावली श्रृंखला है, ये भी सही है। और ये उत्तर मैदानों के दक्षिण में स्थित है, ये भी सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला 59 वाला क्वेश्चन का आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? अफ्रीका के बारे में आपको बताना है कि जो अफ्रीका का बहुत सा भाग दक्षिणी गोलार्ध में है, ये सही बात है इसके बारे में। और कौन सा कथन सही है वही तो हमको बताना है, राइट। ओके, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा गुजरती है। यह सबसे ज़्यादा सही है। गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है। इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है एंड नहीं, पश्चिम में नहीं है, इसके उत्तर में है। और जो इसे एशिया से अलग करता है, बिल्कुल गलत। ओके, तो यूरोप के बारे में लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। सही आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है। और बहुत बड़ा दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, इक्वली है। जितना पार्ट नॉर्थ हेमिस्फीयर में है उतना ही पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर में भी है। मतलब कि दक्षिणी गोलार्ध में जितना है उतना ही उत्तरी गोलार्ध में भी है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60 वाला। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि ओके सो तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में ना ऑटम सीजन में बारिश होती है क्यों? इसके पीछे का रीज़न क्या है ये आपको बताना है। तो पवन जो है स्थल भागों से लौटकर बंगाल खाड़ी की ओर बहती है। मतलब कि जो हवा होती है वो वापस से अपने स्थल में पहुंचकर वापस से बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है, इसलिए उसमें बारिश होती है। या पवन जो होती है अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। पवनें जो है वो अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है, इसलिए वहाँ बारिश होती है। या पवन जो है बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ बहती है। या पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर बहता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है इसके बारे में सही है। स्थल से, अपने स्थल से वो बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती है ना, इसीलिए वहाँ पर वापस से बारिश हो जाती है ऑटम सीजन में। सो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो 60 के बारे में एकदम सही है और सटीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61 वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। सो what is known as the कोस्टा रिकन अप्रोच इन द एरिया ऑफ पब्लिक हेल्थ? अभी मैं बच्चों को यही वाला चैप्टर पढ़ा रही हूँ जो कि 7th स्टैंडर्ड की सिविक्स का लेसन नंबर 2 का चैप्टर है। ओके, जन संस्था के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? तो स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना, सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा खर्च करना, सैन्य बल ना रखना ताकि जन संस्था पर ज़्यादा खर्च किया जा सके, या फिर
सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्चा करना। तो ये जो जो रिकान है ना, वो एक अमेरिकन कंट्री है। ओके, और वहाँ के जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया था कि अपने जो सोल्जर्स है ना उस पर एक भी रुपया ना खर्च करके उन्होंने सारा पैसा किस में खर्च किया, उनके जन स्वास्थ्य पे, जनता के जो हेल्थ है उस पर खर्चा किया, जहाँ जिसके वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी स्वस्थ लाइफ जीते हैं। और वहाँ का गवर्नमेंट का ये मानना था कि अगर जनता स्वस्थ रहेगी तो मेरी कंट्री जो है वो ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है इसके बारे में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 वाला। 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डैश यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। मीन्स इन 1997 द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया formulated the विशाखा गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट वीमेंस फ्रॉम द सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो किस प्रकार के हैरेसमेंट से बचाने के लिए, यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए ये जो विशाखा निर्देश की रचना है वो स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो इन व्हीकल में स्टार्ट किया गया या कार्यस्थलों पर या वैवाहिक संबंधों में या सड़कों पर। क्या है 62 का आंसर क्या होगा? तो कार्यस्थलों पर। ओके, तो उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की, क्योंकि ना जो कार्यस्थल होते थे, मतलब कि जहाँ पे जो महिलाएं हैं वो जॉब करने जाती थी ना, तो वहाँ पे भी उनके साथ में यौन उत्पीड़न, गलत चीज़ें उनके साथ होती थी। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए विशाखा एक गाइडलाइन लाया गया। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 जो है एकदम सही है इसके बारे में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63 वाला। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मीन्स हु अमंग्स द फॉलोइंग अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन इंडिया। तो गवर्नर को नियुक्ति कौन करता है भाई? गवर्नर से सबसे बड़ा गवर्नर से बड़ा कौन है? विधानसभा के सदस्य, संसद के सदस्य, केंद्र सरकार या फिर अटॉर्नी जनरल। 63 का आंसर क्या होगा? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसकी भी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो गवर्नर को क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। सो इट्स अ ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर। तो गांव में पटवारी तो होता ही है। ओके, म्यूनसिपल वार्ड काउंसलर, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स भी होता है, लेखपाल भी होता है। कौन सा अधिकारी जो है वो नहीं होता है वो आपको बताना है। तो म्यूनसिपल वार्ड काउंसलर नहीं होता, क्योंकि म्यूनसिपल कहाँ होंगे? वार्ड काउंसलर जो बड़े बड़े मतलब कि स्टेट्स होते हैं या फिर जो एमपीज़ वगैरह होते हैं, जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं, वहाँ पे म्यूनसिपल वार्ड काउंसलर्स वगैरह होते हैं। स्मॉल गांव में तो क्या होते हैं? पंचायत होते हैं, सरपंच वगैरह होते हैं, ये ब्लॉक मिनिस्टर्स होते हैं, ये सारे लोग होते हैं। ठीक है, पटवारी होता है, भूमि रिकॉर्डर, लेखपाल होता है, ये नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है इसका आंसर। 65 का अगर आंसर देखें तो भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी.के. बासु निर्देश क्या है? सो व्हाट आर द डी.के. बासु गाइडलाइंस विच वर लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसका जो आंसर है 65 का वो क्या होगा? तो जो डी.के. बासु है उनका गाइडलाइन ये था कि गिरफ्तारी या नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश, मतलब गिरफ्तारी किसी चीज़ की हो गई है, ओके, या फिर नज़रबंदी या पूछताछ के दौरान जो भी पुलिस बोलती है ना वो करना है। मीन्स गाइडलाइंस रिलेटेड टू द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय पुलिस फॉर अरेस्ट, डिटेंशन एंड द इंटरोगेशंस। ओके, मतलब कि पुलिस को ये रूल फॉलो करना है कि गिरफ्तारी के टाइम पे आपके पास कौन मतलब प्रूफ होना चाहिए कि उसने ही मतलब काम किया हुआ है। पूछताछ के दौरान किसी भी प्रकार का जल्दबाजी नहीं करनी, अच्छे से पूछताछ के ही उसको लेना है अपने अंडर में। ओके, सो डी.के. बासु का जो निर्देश है वो ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66 वाला। 66 का जो क्वेश्चन है वो है वन के बारे में, कि वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? मीन्स फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 इन इट्स टाइटल रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ विच कैटेगरीज।
कौन से कैटेगरीज को रिकॉग्नाइज कर रहा है? शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस या मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस। तो क्या होगा इसका आंसर? सो द आंसर इज अनुसूचित जनजातियाँ, मतलब कि शेड्यूल ट्राइब्स। ओके, शेड्यूल ट्राइब्स जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट वन इज 67, द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है भारत का संविधान, जनगणना रिपोर्ट 2011, या फिर जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड, या फिर हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी के इतिहास की पाठ्य पुस्तक। सो एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स क्या होगा अगर बच्चे को आपको बताना है कुछ? तो 67। ओके, तो इसका आंसर क्या है? हमारा अतीत, फोर्थ, किसी भी चीज़ के बारे में बच्चों को बताना है तो हमारे पास जो सोर्स है वो क्या हो जाएगा? टेक्स्ट बुक जो हमारी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों पर हमें विचार करना है। परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। नेक्स्ट, स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। ओके, सो इसका जो सही आंसर है ये जो है कथन ए और बी जो है दोनों ही सही है। ओके, मीन्स एग्जामिनेशंस जो होते हैं ना, आर्टिफिशियल सिचुएशंस क्रिएटेड फॉर द कन्वेंस ऑफ द सिस्टम एंड नॉट फॉर द इंडिविजुअल लर्नर। ठीक है, सिर्फ इंडिविजुअल लर्नर के लिए नहीं होता है। इसके बाद कक्षाओं का जो तनाव है उसको कम भी करता है। ओके, तो दोनों सही है। नेक्स्ट वन इज सामाजिक विज्ञान के अध्यापक और अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए आपका क्लास के अंदर? कि विद्यार्थियों के अंदर प्रतिस्पर्धा जागृत करना? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा तो टीचर तो अगर आप बनना चाहते हो तो फिर आप एकदम गलत दिशा में जा रहे हो। सभी तत्वों जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध करना, शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना। याद भी हमें नहीं करवाना है। हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी याद कराने को बिल्कुल भी फोकस नहीं करता। ठीक है, तो तुम्हारा 2 तो ऐसे ही निकल गया। अब बचा तुम्हारे पास सेकंड एंड फोर्थ। समाज के में यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना। ओके, सो 69 का जो आंसर है ना वो जो सेकंड वाला है वो ज़्यादा बेहतर है कि समाज का निर्माण करते हैं, उनके बीच के संबंधों का बोध करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। तो इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हैं? सही आंसरों का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द प्राइमरी पर्पस ऑफ असेसमेंट इन सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान में आकलन का उद्देश्य क्या है? आकलन का उद्देश्य क्या है सामाजिक विज्ञान में? ठीक है, तो आकलन का उद्देश्य है कि शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वो प्रयासरत है। मीन्स टू गिव लर्नर्स फीडबैक एंड सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर देम टू स्ट्राइव टूवर्ड्स। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट फॉर दिस आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 71, दैट इज films can be used as an effective pedagogy tools in the social science classroom because। तो अगर हम क्लासरूम में बच्चों को कोई फिल्म दिखा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है। क्यों इफ़ेक्टिव होगा? ओके, तो क्यों इफ़ेक्टिव होगा इसका आंसर है फिल्म जो है ना कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती है। मीन्स फिल्म कैन ब्रिंग द वर्ल्ड इनटू द क्लासरूम। जो फिल्म होती है वो बाहरी दुनिया को कहाँ लेके आएगी? क्लासरूम के अंदर लेके आएगी। तो इसीलिए जो फिल्म्स होती हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव्स होते हैं, बच्चे जो है ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में उसको देख पाते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 72 वाला। कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही कौन है? मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूजिंग मैप इन द क्लासरूम। तो मैप यूज़ करने के लिए क्लासरूम में सबसे अच्छा कथन कौन सा सही है वो आपको बताना है। सो मैप इज़ अ सोशियो पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल
has always been shown at the top of the map is also social political. So for this answer या ऑप्शन नंबर 1 जो है वो पूरी तरीके से सही है। जो मैप होते हैं ना वो सोशो एंड पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट होते हैं, तो बहुत जो पॉलिटिकल व्यूज़ हैं एंड जो सोशल व्यूज़ है उसको ध्यान में रख कर ही उसको बनाया जाता है। ओके, सो ओनली ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज़ द 63। शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन एवं सुस्पष्ट शामिल करें। सेकंड, कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित करना और शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका देना। ओके, सो सी वाला तो एकदम सही है क्योंकि बच्चे को तो हमें मौका देना ही चाहिए। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट, मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट। ओके, बोथ ए एंड सी करेक्ट फॉर दिस आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74 वाला। वाइल टीचिंग हिस्ट्री जनरलॉजी चार्ट्स इज़ यूज टू, मीन्स इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावटी चार्ट का प्रयोग होता है, तो क्यों होता है वो आपको बताना है। सो ऑप्शन इज़ रिप्रेजेंट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्पायर और अ डायनेस्टी। हमें एम्पायर और डायनेस्टी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बताने के लिए हमें इस चार्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, या फिर रिलेशनशिप बताने के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, या फिर क्रोनोलॉजिकल फ्रेमवर्क को बताने के लिए इस चार्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, या फिर डेवलप अ सेंस ऑफ स्पेस इन अ लर्नर्स के अंदर हमें सीखने का जो स्थान होता है उसे विकसित करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। सो इसके लिए कौन सा आंसर सही है? सो ए बी सी इज़ द करेक्ट। ओके, बोथ द ए बी सी मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75। What adaptation in the teaching learning process should a social science teacher make while engaging with the learners who are visually challenged? तो ऐसे बच्चे जो कि विजुअली चैलेंज है, जिसको देखने में तकलीफ़ होती है, तो सोशल साइंस के क्लास में उनकी जो टीचर है वो किस प्रकार से ऐसे बच्चों को अडेप्ट करेगी। ओके, और किस प्रकार से उनको शिक्षा देगी, किस प्रकार से सिखाएगी, अपने पढ़ाई में इंगेज करेगी। Okay, so speak clearly and loudly with the appropriate pause and the reiterations। तो क्या करेगी टीचर जो है एकदम ध्यान से क्लियरली आराम से बोलेगी, या फिर वैरायटी ऑफ विजुअली अपीलिंग वर्कशीट बच्चों को देगी, या फिर वर्बल क्लूज टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी टू इमेजिन करने के लिए वर्बली कुछ क्लूज देगी, या फिर इंट्रोड्यूस टैक्टाइल मटेरियल्स ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशंस, या फिर कुछ ऐसे चीज़ें देंगे जिसको हम छू कर बता सकते हैं। ओके, सो इसके लिए आपका आंसर जो है केवल ए सी एंड डी सही है, मीन्स ए भी सही है, सी भी सही है एंड डी भी सही है। ओके, हम बच्चे को वर्कशीट क्यों देंगे? जब बच्चे को खुद ही देखने में तकलीफ़ हो रहा है तो वर्कशीट जो है इतना ज़्यादा उपयोगी नहीं होगा, राइट। हम बच्चे को आराम से बताएंगे तो काफ़ी ये भी अच्छा रहेगा। अगर हम बच्चे को मौखिक संकेत देंगे तो भी काफ़ी अच्छा रहेगा, और ऐसे सामान देंगे जो बच्चा उसको छू के समझ पाएगा तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा उसके लिए। सो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है इसके लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 76 वाला, और जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बड़े बड़े हैं इसलिए मैं पूरे ऑप्शंस को नहीं पढ़ रही हूँ। ओके, कंसिडर द स्टेटमेंट ऑन प्रोजेक्ट मैथड इन सोशल साइंस टीचिंग, मीन्स सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करें। प्रोजेक्ट विधि के बारे में आपको बताना है कि जो प्रोजेक्ट विधि है वो कितनी ज़्यादा यूज़फुल होती है। ओके, इट इज़ इंस्पायर्ड बाय प्रैग्मेटिक पर्सपेक्टिव, यह जो है उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। ऑफकोर्स उपयोगी तो है ही। इट टर्न्स लर्न इनटू अ डिस्कवरर, यह जो है शिक्षार्थियों को एक खोजी बना देता है। इट्स वेरी ट्रू। इट इज़ एंटायरली अ टीचर सेंटर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड जो होता है वो टीचर सेंटर मेथड होता है। चलो ठीक है, ये भी देख लेते हैं।
एंड इट ऑलवेज लर्न थ्रू सेल्फ डायरेक्ट एक्टिविटीज़। इसमें बच्चा जो होता है ना डायरेक्टली खुद अपने आप से ही कर करके सीखेगा। तो इसमें जो है फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है एंड डी भी सही है, मतलब कि ए बी डी ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही है। ये पूर्ण रूप से गलत है, ये टीचर केंद्रित नहीं है, उल्टा बच्चा केंद्रित है। ओके, सो ए बी डी जो है सारा सही है, सिर्फ सेकंड सी वाले को छोड़कर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77 वाला। अ सोशल साइंस टीचर willing to inquire with a constructive perspective would view the learners as मीन्स अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप से देखेगी, वो आपको बताना है कि क्यूरियस टू एक्सप्लोर ऑन सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रियाओं को खोजने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है, या फिर इमेजिनेटिव ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स, या स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील होगा बच्चा, या फिर ट्राइंग टू सजेस्ट सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, बच्चा जो है समस्या का समाधान करने की कोशिश करेगा, या फिर पोस्टपोनिंग डिस्कशंस ऑन द कंट्रोवर्शियल इश्यूज फॉर हायर एजुकेशन लेवल, या फिर हायर एजुकेशन लेवल पे बच्चा जो है वाद विवाद करेगा। तो 77 का सही आंसर क्या होगा? सो ए बी सी इज़ द करेक्ट, बोथ द थ्री जो है वो सही है, डी जो है वो गलत है। ठीक है, खोज करना, बच्चा खोज करेगा, खुद ही स्रोत के आधार पर कल्पनाशील बनेगा, समस्याओं का समाधान करेगा, तो ये सारा जो है एक कंस्ट्रक्टिविस्ट का क्या है, पर्सपेक्टिव है, मतलब कि रचना मतलब दृष्टिकोण के रूप से ये तीनों जो ऑप्शंस है वो सही है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 78 वाला। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है? सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है? इंजेंडरिंग द करिकुलम, मतलब पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस एंड अ फिक्स टीचिंग वे इन द क्लासरूम, यूनिफॉर्म मतलब कक्षा में एक रूप निर्देश और एक निश्चित शिक्षा प्रणाली, बिल्कुल गलत। एक निश्चित हम शिक्षक प्रणाली में तो कभी बच्चों को पढ़ाई ही नहीं सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट जो है इंगेजिंग विथ डिफरेंट सोर्स ऑफिशियल्स एज वेल एज द सबल्टन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, बच्चों को हम लोग जो है वो इंगेज कर रहे हैं डिफरेंट सोर्सेज में, ये सही है। एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए, एक ही परीक्षा पत्र हम सभी बच्चे के लिए कैसे फिक्स कर लेते हैं? सभी बच्चों का IQ लेवल, पढ़ने की क्षमता अलग होती है, राइट। तो ए और सी जो है इसके लिए सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन के लिए सही है एकदम से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 79 वाला। विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? तो विद्यार्थियों को एक क्रिटिकल सोचने वाला क्यों होना चाहिए? ओके, टू पॉइंट आउट फ्लॉज एंड बीइंग साइनिकल अबाउट एवरीथिंग, मीन्स कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीज़ों पर दोषदर्शी होने के लिए बच्चों को जो है विवेचनात्मक होना चाहिए। ओके, या फिर इसका मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देती हूँ, बिकॉज पूरा पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा है। टू अंडरस्टैंड हाउ इश्यूज आर रिलेटेड टू देयर ओन लाइफ, उनकी खुद की ज़िंदगी के मुद्दों को खुद कैसे वो समझे और किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी से जुड़े, ये होता है विवेचनात्मक होना। ओके, ये समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं, सारे जो मुद्दे हैं, बाहर के भी जो मुद्दे हैं वो हमारी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं, वो आते हैं क्रिटिकल थिंकिंग में। मीन्स ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है उसके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 80 वाला। सारे क्वेश्चन जो है बहुत बड़े हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब एग्जाम में भी आपका बहुत टाइम जाएगा। निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाला उदाहरण का चयन करें। विविधता को कौन सी चीज़ जो है दर्शा सकती है? विविधता मीन्स कि डाइवर्सिटी, रिप्रेजेंट डाइवर्सिटी। सूरज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, तो ये किसी प्रकार से हमारी डाइवर्सिटी को नहीं बता रहा है। ओके, एक गरीब परिवार से है और एक अमीर परिवार से है, वो भी डाइवर्सिटी को नहीं है, तो डिस्क्रिमिनेशंस है। यस और नो? रघु जो है फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता है क्योंकि वो समाज एक
के एक खास समुदाय से आता है तो वो भी क्या है, डिस्क्रिमिनेशंस है। परितोष जो है ना वो बांग्ला अच्छा उसको आता है और वही सुचिता जो है ना हिंदी बोलती है। सो दिस इज़ कॉल्ड द डाइवर्सिटी, कि जो बच्चा है वो बंगाला भाषा बोल रहा है, बांग्ला भाषा, और जो सुचिता है वो हिंदी भाषा बोल रही है, इसी को क्या कहा जाता है, डाइवर्सिटी। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है इसके लिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 81 वाला। A social science excursion trip in a school involved a visit to Zero Bombardiya Namdapha National Park। ओके, मतलब नेशनल पार्क में ये लोग गए हैं एंड वहाँ पे क्या होता है, किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए 2 राज्यों को इंगित करने को कहेंगे। ओके, तो मतलब कौन से 2 स्टेट्स में जाना ज़्यादा बेहतर होगा, विजिट करना अच्छा होगा। मिजोरम मेघालय एक मानचित्र पर, मणिपुर एवं सिक्किम एक समय रेखा पर, अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर, नागालैंड और त्रिपुरा एक समय रेखा पर। तो 81 का आंसर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर ऑन अ मैप। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 82 वाला। सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। मतलब कि सामाजिक विज्ञान की कुछ ऐसी समझ है, सोशल एक अंडरस्टैंडिंग है जो सबको करने के लिए प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। तो किसको छोड़कर, डायरेक्ट में हम आपको बताएंगे आंसर। तो प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना, जिससे कि सभी बेहतर बन सके। ओके, तो इस चीज़ को हमें क्या करना है, सभी को क्या करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। तो हर एक चीज़ जो है बच्चे को प्रोत्साहित ही करेगी, बट ये चीज़ जो है बच्चे को प्रोत्साहित नहीं करेगी कि समान उत्तर ही आपको देना है, क्योंकि सारे बच्चों के दिमाग में अलग अलग आइडियाज़ जो हैं वो आते रहते हैं और चलते रहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो ऑफलाइन पेपर्स है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। मीन्स द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप, जहाँ पे लड़कियों के बीच में, लड़का लड़की के बीच में भेदभाव नहीं हो रहा है, उसे आपको बताना है। ओके, सो ओनली बॉयज़ बीइंग इनकरेज टू पार्टिसिपेट इन द फुटबॉल ट्रीटमेंट टूर्नामेंट। से बच्चे जो बॉयज़ हैं वही फुटबॉल खेल सकते हैं। ओनली गर्ल्स, जहाँ पे भी ओनली होगा पहले ही बताया गया है कि वो आंसर्स गलत ही होते हैं। तो इसमें लिखा है कि सिर्फ जो गर्ल्स हैं वही डेकोरेट कर सकती है क्लास बोर्ड्स को। ओके, while boys try to monopolize the class discussions, attention is given to the both girls and boys to encourage participations. Boys and girls are made to sit in the separate rows. तो ये जो separate rows में बनाया जाता है वो भी एक प्रकार का क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप है। मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो पूर्ण रूप से सही है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84 वाला। सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावित बनाने के लिए आवश्यक है। मतलब सोशल साइंस की जो टीचिंग है उसको इफ़ेक्टिव आप किस प्रकार से बना सकते हो। प्री-पैट्यूटिंग ऑल कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ द पास्ट, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ literacy text however old they may be, discarding all sources which are non-textual, giving primary to triangulations of sources। तो 84 का सही आंसर क्या होगा, थर्ड वन, बी एंड डी इज़ द करेक्ट। ओके, कि आप क्या करोगे, क्रिटिकल एनालिसिस को और ऑफ लिटरेसी टेक्स्ट को जितने भी ओल्ड हो पर उसके बारे में बच्चों को हम बताएंगे। ओके, सो 84 का आंसर जो है वो क्या है, थर्ड वन, बी एंड डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 85 वाला। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। मीन्स सेंसिटिविटी ऑन सोशल जस्टिस इन अ क्लासरूम कैन बी इनकरेज। तो इनकरेज में मतलब कि क्लासरूम में हम लोग सोशल जस्टिस को, समाज में लोगों को इंसाफ मिले, इस चीज़ को इनकरेज कर सकते हैं। पर किस प्रकार से करोगे। ओके, तो कीपिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन सोशल milieu in the context of the unical power equations। मतलब भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर
ऑप्शन नंबर 2 जो है इसके बारे में सही है। ओके। प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत के किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? तो ओके, मतलब कि जो इंसान है उसको प्रदूषण फ्री हवा मिलनी चाहिए, वो आता है हमारे जीवन का आधार, मतलब फंडामेंटल। कौन से फंडामेंटल राइट्स में आता है? तो फंडामेंटल राइट्स टू लाइफ में आता है। राइट्स टू लाइफ में क्या आता है कि लोगों को पॉल्यूशन फ्री हवा मिलनी चाहिए। किस में आएगी? राइट टू लाइफ, मतलब कि जीवन के अंदर ये आता है। 88 की बात अगर हम बात करें तो भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? तो विविधता में एकता का निर्माण जो है वो किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी विविधता तो है बट साथ साथ में एकता भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में कितने सदस्य जो हैं ये मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुने जाते हैं? मतलब कि हाउ मेनी मेंबर्स इन लोकसभा आर नॉमिनेटेड नॉट इलेक्टेड। कितने लोगों को नॉमिनेट किया जाता है? तो लोकसभा जो है इसमें 2 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, 2 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 2006 द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन नेपाल चेंज फ्रॉम मोनार्ची टू। किसमें, कौन से मोनार्ची, मतलब कि राजा वाला जो होता है ना, इससे ये लोग चेंज होके किस में आ गए? डेमोक्रेसी में। जो ऑटोक्रेसी होता है ना, ऑटोक्रेसी में क्या होता है? राजा लोग का राज चलता है और उनके अलग ही रूल्स वगैरह होते हैं, सबको वही फॉलो करने होते हैं। बट डेमोक्रेसी मतलब कि लोकतंत्र में क्या होता है कि हम जिसको राजा बनाना चाहते हैं वही राजा बन सकता है। हम उसको वोट देंगे तभी वो क्या बनेगा? राजा बनेगा। क्वेश्चंस ख़त्म भी हो गए, मुझे लगा और आएंगे। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे चलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे जो PYQ है वो मिलती रहे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।